हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जहां उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञों ने एआई और अध्यात्म में संगम पर गहनता से चर्चा की। आधार है उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृत देव मंच की ओर पधारते हुए हमारा धर्म, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है और इसीलिए नैतिकता, सत्यता दुनिया में जाना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, अच्छा धर्म, संस्कृति दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए एआई का उपयोग करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो श्रेष्ठ मूल्यों की सशक्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना है और निश्चित रूप से इस नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एआई के माध्यम से भारत की संस्कृति, ज्ञान को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि सर्वे भवन्ति सुखिति, सारा विश्व एक परिवार के रूप में काम करे। आज जब अशांति का समय हो, उस समय शांति और स्थिरता के लिए हमें हमारे ज्ञान परंपरा को दुनिया में पहुंचाना होगा। हमने हमेशा शांति की बात की है, हमने हमेशा सत्य की बात की है, हमने हमेशा नैतिकता की बात की है और ये सब मूल्य, अगर सनातन मूल्य को अगर ठीक से पहुंचाना है तो हमें ठीक से एआई का उपयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत का अतीत बहुत समृद्ध, गौरवशाली, वैदिक परंपराओं, आध्यात्मिक परंपराओं से पोषित रहा है और मुझे आशा है कि हम सब इस नवाचार प्रौद्योगिकी के युग में हम इसका ठीक से उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छे शस्त्र और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देंगे, ताकि उनके जीवन में एक नैतिकता है और उसकी भागीदारी हो। इसलिए वैश्विक सहभागिता के अंदर भारत की आध्यात्मिक चेतना पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर व्यापक विचार विमर्श होगा और हम सब मिलकर अच्छी चर्चा, मंथन, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर भी हम जितनी अच्छी चर्चा, संवाद करते हैं, जितनी तर्क से चर्चा करते हैं, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होता है। मुझे आशा है कि हमको भारत की ज्ञान परंपराओं को और तेजी से पहुंचाने के लिए एआई का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारी ज्ञान परंपराओं, हमारी समृद्ध पद्धतियों, हमारी योग विज्ञान और हमारे अद्भुत ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि एक नैतिकतापूर्ण, एक सत्य पर आधारित एक समाज विश्व का तैयार हो, जिसमें नैतिकता हो, सत्य हो और ज्ञान परंपरा हो और समाज के कल्याण का भाव हो, सबके कल्याण का भाव हो, सबकी सुखिन का भाव है, सबके स्वस्थ के भाव हो। जो सबके कल्याण का भाव अगर किसी में है तो वो भारत की आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के अंदर है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम एआई के उपयोग से विश्व की शांति के अंदर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पहुंचाएंगे। हमारे नालंदा के वाइस चांसलर भी यहाँ बैठे हैं। नालंदा हमेशा शिक्षा, आध्यात्मिक का केंद्र रहा है। दुनिया के अंदर नालंदा के जो ज्ञान परंपरा है, वह दुनिया के अंदर हमेशा ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने का काम करती थी। आने वाले समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी तरीके की वैदिक ज्ञान परंपराओं, अच्छे नैतिक मूल्यों को दुनिया में पहुंचाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। क्योंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं
लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की एक घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है। तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा जितना कभी नहीं किया था। लाठेर देवा शेख गांव में बीजेपी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता, राज्य मंत्री, पूर्व विधायक समेत कई बीजेपी के नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भी कहा कि बीजेपी पूरी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। उन्होंने कहा कि इस बार अल्पसंख्यक समाज को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने का विशेष यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अनीस गोड को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अनीस गोड ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो उत्तराखंड में बीजेपी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये सब आज जो मौका है, हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है दुनिया की, और हमारी अकलियतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष छोटे भाई अनीस गौड़ की ताजपोशी हुई है और हम दिल से उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए आज उनके गांव में आए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, भाई अनीस गौड़ उनको धरातल पे लाएंगे और 13 के 13 जिलों में जहां अकलियतें बसती हैं, जहां अल्पसंख्यक निवासरत हैं, उनको सरकारी हर योजना का लाभ दिलाया जाएगा और मैं इनके भविष्य को लेकर के बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 16 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
वहीं लोहाघाट विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में सीएम धामी का जन्मदिन काफी धूमधाम के साथ मनाया। साथ ही लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय जाकर अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्रसूता महिलाओं का हालचाल जाना और फलों का वितरण किया। इसके अलावा बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। महोदय, आज इस प्रदेश के युवा यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से सेवा सप्ताह पखवाड़े के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम हॉस्पिटलों में जाकर स्वच्छता अभियान, मंदिरों में स्वच्छता अभियान, फल वितरण कार्यक्रम, जरूरतमंदों को जो हम लाभ जितना हम लोग अपने संसाधनों से दे सकते हैं उसका, और सरकार की तरफ से भी जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर लगाकर आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और रक्तदान शिविर के माध्यम से हम जरूरतमंदों को भारतीय जनता पार्टी की ही यूथ विंग युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम ऐसे व्यक्तियों को रक्त के द्वारा उनके जीवन को संरक्षित करने का काम करेंगे। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों में तरह आज से ही हमारा ये सेवा सप्ताह पखवाड़ा शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। हर रोज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे। आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा ये अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद अभी चंपावत में कार्यक्रम रखे गए हैं। बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिता हो रही, मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता हो रही और कल से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न रक्तदान शिविर लगेंगे, खेलकूद प्रतियोगिता होंगी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा, मैराथन दौड़ होंगी। तमाम कार्यक्रम और 2 अक्टूबर को माननीय महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस मनाया जाएगा और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। पूरा पखवाड़ा हमारा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस पखवाड़े में बड़े उल्लास के साथ मनाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जो अभियान चल रहा है हमारा आज 16 तारीख से 2 अक्टूबर तक, जिसमें विभिन्न समाज में जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, चाहे स्वास्थ्य के कैंप हैं, चाहे अन्य समाज में अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति है, उस तक विकास जो भी सरकार की विकास कार्य हैं, विकास कार्य के साथ साथ और सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है सभी कार्यकर्ताओं को। और सभी लोग बिल्कुल तन मन धन से आज सुबह से ही सेवा के भाव में लग चुके हैं। स्वच्छता अभियान के साथ साथ आज हॉस्पिटल में मरीजों के लिए फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और मैं पुनः देश के और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी जी को आप सबकी ओर से, इस क्षेत्र की जनता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मां पूर्णागिरी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें और जिस प्रकार से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं आगे को भी करते रहें। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ इस जन्मदिन को आज हम सब लोग मना रहे हैं, जिसमें अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम है और रक्तदान का कार्यक्रम है, स्वच्छता का कार्यक्रम है। ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रम हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं। और कल ही हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन को लेकर हम लोग एक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, उसमें भी हम बड़े बढ़ चढ़कर और जो है उत्साह के साथ उन दोनों के जन्मदिन को मनाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों यशस्वी नेता हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और आदरणीय मोदी जी दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। जिस प्रकार से ये अपनी सेवा कर रहे हैं आगे को भी इस प्रकार देश की सेवा और प्रदेश की सेवा करते रहें। जिला मजिस्ट्रेट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाधित मार्गों और सड़कों को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। टीएम ने सभी उपजिलाधिकारी और अपने अपने क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षति का आंकलन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
उत्तराखंड में बारिश के कहर के बीच जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते मसूरी मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस दौरान कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं और पानी और मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है, जिस कारण मसूरी का संपर्क अन्य शहरों से कट गया है और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक मसूरी में ही फंसे हैं। तो कुछ पर्यटक पैदल ही देहरादून की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिव मंदिर के निकट पुल का एक हिस्सा भी टूट गया है। फिलहाल आगे 2 दिनों तक मार्ग खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। रोहित गुलेरिया। सर ये है प्राकृतिक आपदा है ये, और कल से जो बारिश हो रही है शाम को 5 बजे से ये सुबह तक मतलब इतनी तेज़ बारिश है कि इसकी वजह से ये आप देख रहे होंगे कि खालेगांव का पूरा ये हमारा ये मार्ग टूट चुका है, जिसकी अभी जनप्रतिनिधि द्वारा थोड़ी सी बहुत मरम्मत हो रही है। और ये हमारे भाई हैं दीपक भाई, इनकी मशीन लगी हुई है, ये भी अपना सहयोग दे रहे हैं इसमें पूरा। और परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है और मतलब लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो कहाँ अपना शरण लें, कहाँ ना लें। तो उसके लिए और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी बारिश चल रही है और मतलब ये मसूरी राष्ट्रीय मार्ग में भी काफ़ी जगह रोड टूट चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं और ख़तरा बना हुआ है अभी तक। मतलब अगर कहें तो अभी भी मतलब लोगों की जान माल का पूरा खतरा है। तो हमारा अनुरोध होगा अपने जनप्रतिनिधियों से, हमारे एमएलए साहब से कि ज़रा इसमें संज्ञान लें और थोड़ा अच्छा कार्य करें और लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े प्रबंध हों। सर रात को हम 10 बजे वहाँ से देहरादून से निकले सर, जैसे आते वो बहुत भयंकर बारिश हुई और एकदम से मतलब मलबा आने लग गया। हम लोग, हमारी गाड़ी वहाँ थी और ये अशोक लेलैंड वाला जो वहाँ खड़ा था उसके पीछे हम लोग खड़े थे। जैसे मलबा आया हमने बैक करके यहाँ लेके आए गाड़ी और वो गाड़ी फंस गई वहाँ पर, हमारी जान तो बच गई। हाँ सर, हमें जाना था उत्तरकाशी सामान लेके, वो सब राशन पड़े सर इसमें ना लोगों का, वो ले जाना था हमने। और एकदम से वहाँ हो गया और पीछे भी ये आया और सुनने में आया कि ऊपर से भी वहाँ बादल फटा कि एकदम से पूरा पानी आया, पूरी दुकानें सब चले गए। हम तो सर रात पूरा डर गए थे, पूरा भयंकर। हाँ जी, हम लोग फिर यहाँ पर छत के ऊपर बैठ गए थे बारिश में भीगते हुए, हमें डर लग था। पानी यहाँ तक पूरा लकड़ी पूरा यहाँ तक आया सर। वो गाड़ी भी वाला भी बेचारा भागते हुए आया, यहाँ घुस गया इधर। बहुत ज़्यादा वो होगी सर कह तो रहे कि अगर खुल जाएगी, लेकिन उससे ऊपर कोलू केस से ऊपर भी वो कह रहे कि वहाँ से भी सड़क थोड़ा वो हो गया करके डैमेज हो गया। अभी टाइम लगेगा बता रहे यूँ करके। ये तो प्रशासन बताएगा ना सर, हम क्या बता सकते हैं। हमें तो गाड़ी में राशन है, राशन भी पहुँचाना जरूरी है। उत्तरकाशी का बटवाड़ी का हम ना देहरादून वापसी जा सकते हैं ना इधर जा सकते पीछे भी रोड सर पूरा कट गया सर, गाड़ी ना पीछे जा सकती है ना आगे जा सकती है। देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में रात भर से हो रही भारी बारिश के कारण डोईवाला की सुसवा, सौंग, जाखन तीनों नदियों का जलस्तर बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है। अब तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच डोईवाला में बहने वाली सौंग, सुसवा और जाखन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। डोईवाला तहसील परिसर टेक्निकल कॉलेज में पानी जाखन नदी की बात बता दें कि सबसे ज्यादा जलस्तर जाखन नदी का बढ़ा है। घरों के अंदर तालाब जैसी स्थिति बन गई है। लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो चुका है और खाने और पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पानी पुलों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर गुजर रहा है। बनाना था ना, वो सही ढंग से बनाया गया। पाइप की उनकी जो चौड़ाई थी वो कम कर दिया है। जो पेड़ वगैरह आते हैं यहाँ पे वो सारे भर जाते हैं यहाँ पर। और फंस जाकर ओवरफ्लो होता है, पानी जो घुसता है तो बैक मारता है सारे। और उसके कारण में इंदिरा कॉलोनी वगैरह में सारे में पानी जो कि पूर्ण प्रधान हमारे घरों में भी पानी घुसा और इस साइड में भी सारे में पानी टूट गया। हाँ, गाड़ियाँ गुड़िया की जो होटल के सामने है यहाँ पे भी सारा वो डूब गया। चमोली की धराली में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सामाजिक संस्थाओं से लेकर अलग अलग दलों के नेता भी राहत सामग्री लेकर थराली पहुंच चुके हैं। वहीं थराली में पूर्व विधायक डॉक्टर चीतराम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सरकार पर आपदा प्रभावितों की
उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार आपदा राहत पैकेज को लेकर जो दावे कर रही है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। सरकार आपदा प्रभावितों को राहत देने में पूरी तरह फेल है। सरकार के द्वारा जो इस क्षेत्र के लिए जो कार्य किया गया, जो राहत पैकेज की बात करी, जो राहत की बात करी, वो बिल्कुल धरातल पे शून्य है। सरकार की ओर से कोई जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता प्रभावित है, जिस तरह से लोग प्रभावित हैं, मेरे तमाम लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग अपनी व्यथा कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह का व्यवहार इस क्षेत्र के साथ किया, इस क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है, आज अभी तक 22 दिन हो गए, शोल क्षेत्र की सड़क नहीं खुली, पाथा कुराड़ और सकवाड़ा की सड़क नहीं खुली, वाण बंद है, उधर गोरागांव से आगे सड़क बंद है आपका। तो ये सरकार की जिस तरह से निष्क्रियता है आपदा प्रभावित के प्रति, सरकार जिस तरह से सरकार केवल चुनावों तक सीमित रहती है और चुनावों के बाद वहाँ की जनता को भूल जाती है, उसके बाद तमाम वो बवंडर फैला करके गुमराह करके जनता का वोट हासिल करते हैं और उसके बाद वो जनता की ओर से निश्चिंत हो जाते हैं।